और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की गीदड़ भपकी की, या जिस तरह से हमें कहें कि वो डरा हुआ है और डरने के बाद अपनी बौखलाहट में जिस तरह के वो कदम उठा रहा है और जिस तरह का प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश वो कर रहा है, उससे साफ जाहिर है कि ये उसकी सिर्फ और सिर्फ खींच है। क्योंकि हमने खुद देखा था कि खुद पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि जिस तरह के बिजनेस इंटरेस्ट तमाम ममालिक के हिंदुस्तान से हैं, ऐसे में हमें ये अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। आखिर कौन सी लड़ाई की वो बार बार बात कर रहा है? जो अपने घर में सुकून पैदा नहीं कर पाया, वो दूसरों के घर में ताक झांक करने की लगातार कोशिश कर रहा है। इस पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर रहे हैं। अमलेंदु जी, अगर हमें देखें फिलहाल पाकिस्तान किसी भी तरह की जंग या किसी भी तरह के इस तरह के प्रोपेगेंडे को एक्चुअली अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, जिस तरह के उसके इकोनॉमिक हालात कंट्री में बने हुए हैं, जिस तरह की महंगाई का वहां पर आलम है, जहां इंडस्ट्रीज वहां पर जिस तरह से बंद हो रही हैं, और ऐसे में भी जिस तरह की वो धमकी दे रहा है, उससे साफ ही लग रहा है कि सिर्फ जुबानी जमा खर्च है, इससे आगे और कुछ नहीं है। देखिए बुशरा जी, जो विश्व के हालात हैं उसमें अब कोई भी मुल्क जो है वो युद्ध नहीं कर सकता, और जो युद्ध करेगा वो अपनी तबाही के डेथ वारंट पे जो है वो खुद दस्तखत करेगा। पाकिस्तान भी इसको समझता है और तमाम मुल्क समझते हैं कि जो भी युद्ध की पहल करेगा वो अपने मतलब फांसी की सजा पे जो है खुद दस्तखत कर देगा। तो पाकिस्तान नहीं कर सकता। पाकिस्तान की जो सबसे खराब चीज है वो यही है कि वो छद्म युद्ध लड़ा करता है, और वो कूटनीतिक मोर्चे पे जो है वो लड़ाई लड़ रहा है। उसके जितने भी पैतरे हैं वो सारे कूटनीतिक मोर्चे पे हैं, वो कोई भी जो सामने नहीं है। अब देखिए जैसे वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, तो वो भी जो वो सीधा युद्ध नहीं है, छद्म युद्ध है वो एक तरीके से। सीधा युद्ध नहीं करेगा वो, कोई नहीं करेगा, वो तो बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन वो हमको, हम ये सोचें कि वो हमको चैन से बैठने देगा, ऐसा भी नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि हमारे देश में खासतौर से सत्ता के लोगों में अमेरिका को लेकर के बहुत प्रेम अचानक से जाग गया है। हमको नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका जो है ये वही है जो कराची तक अपना 7वां बेड़ा लेकर के पहुंच गया था पाकिस्तान की हिमायत में, और आज भी जो है मतलब हमसे वो भले ही बात कर रहा हो, चूंकि हमसे बिजनेस इंटरेस्ट हैं उसके, लेकिन आप देखिए कि अफगानिस्तान में वो तालिबान से बात करने के लिए पाकिस्तान की मदद ले रहा है, और पाकिस्तान की से उसने जो वहाँ के तालिबान के जो लीडर जो जेल में बंद थे कि से उसने जो वहाँ के तालिबान के जो लीडर जो जेल में बंद थे उनको छुड़वाया है, उनसे बातचीत चल रही है, वहाँ समझौता वार्ता होने जा रहा है। यानी अब तालिबान जो है वो अमेरिका के लिए आतंकवादी नहीं रहेंगे। तो ये एक नए तरीके, नए किस्म का एक खतरा जो है वो हमारे लिए भी, भारत के लिए भी सिरदर्द पैदा होने वाला है। बिल्कुल, ये तो मैं ये एक्चुअली एक सवाल आपसे पूछने ही वाली थी कि तालिबान को जिस तरह से नए पाकिस्तान में, या फिर जिस तरह से अमेरिका पूरी तरीके से जो मदद कर रहा है, पाकिस्तान जो उसके साथ खड़ा है, और एक तरह से तालिबान जो ये लग रहा था कि बहुत कमजोर हो गया है, लेकिन फिर से लग रहा है कि अफगानिस्तान में वो फुल पावर में है, तो क्या ये तमाम चीजें भी हिंदुस्तान के लिए फिक्र की बात है? और खासतौर पर कश्मीर में जिस तरह की कंडीशन बनी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहेगा कि इस तरह से तालिबान को एक तरह की मजबूती देके कुछ ना कुछ कश्मीर में भी कराने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान जरूर कोशिश करेगा, लेकिन अभी तक जो तालिबान का इतिहास रहा है वो भारत के खिलाफ नहीं गया है। उन्होंने किसी भी तरीके के हमारे अंदरूनी मामलात में दखल नहीं दिया है। लेकिन अमेरिका जब वहां पाकिस्तान की मदद से वहां समझौता करेगा, और अमेरिका का प्रभाव जब वहां तालिबान उसका पाकिस्तान का रहेगा, तब ये खतरा उत्पन्न हो सकता है कि तालिबान जब फुर्सत पा जाएंगे अपने आंतरिक युद्ध से, और जब वो फ्री होंगे, जब शैतान का घर खाली दिमाग जो है वो जब खाली होगा, तब उनके दिमाग में जो क्या भरने की कोशिश की जाएगी और किस तरीके से उसको पाकिस्तान वहां मोड़ देने की कोशिश करेगा, खतरा जो है तब पैदा होगा। तो इसलिए अमेरिका पे हमको उतना भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और चीन को लेकर के भी जो है, चीन हमारे, ठीक है, चीन से हमारे जो है चीन का यहाँ अच्छा बिजनेस है, सब चीजें हैं, लेकिन चीन भी पाकिस्तान के लिए, मतलब देखिए पाकिस्तान का साथ जो है चीन और अमेरिका दोनों देंगे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान के मुकाबले हमको ज्यादा तरजीह देगा, मुझे नहीं लगता ये देगा, क्योंकि सामरिक महत्व जो है वो उनके लिए अड्डा जो उनका जो बन सकता है वो पाकिस्तान बनेगा। हम तो अड्डा बनने नहीं देंगे किसी को अपना, उस तरह से हम अपनी जमीन का इस्तेमाल तो होने नहीं देंगे, क्योंकि हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, तो हम अपनी जमीन का किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये नादानी और बेवकूफी और कह लीजिए जहालतपन जो है ये पाकिस्तान कर सकता है, करता रहा है, तो वही कर सकता है। तो इसलिए सामरिक दृष्टि से मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो भारत का इस तरीके से साथ देगा। लेकिन चूंकि अमेरिका के व्यापारिक हित भारत से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए, और वही शाह महमूद कुरैशी ने कहा भी कि बड़ा लंबा व्यापार जो है चूंकि भारत से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें उम्मीद नहीं है। तो सिर्फ एक भारत का जो बिजनेस है
उस बिजनेस की वजह से अमेरिका जो है वो कुछ मतलब दाव लगा के बैठ जाए, तो ये तो संभव है। लेकिन अगर सामरिक दृष्टि की बात आई है तो मुझे नहीं लगता है कि वो भारत का इस तरीके से समर्थन करेगा पाकिस्तान के साथ। शिवम जी, क्या आपको नहीं लगता कि अभी बड़ा चैलेंज ये तो है ही कि किस तरह से जो कश्मीर में बदलाव किया गया है उसमें किस तरह से उन लोगों का दिल जीता जाए, उन्हें यकीन दिलाया जाए कि जो कुछ फिलहाल हुआ है वो दरअसल आपकी बेहतरी के लिए किया गया है, लॉन्ग टर्म में ये सिर्फ और सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए है। ये तो एक बड़ा चैलेंज है ही, लेकिन साथ साथ क्या आपको नहीं लगता कि उससे बड़ा चैलेंज एक ये भी है कि जो भी कुछ वहां पर एक पाकिस्तानी प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट मौजूद है वो कहीं इस उसमें बढ़ ना जाए और कहीं जो फिलहाल वहां पर एक तरह से कम्युनिकेशन बिल्कुल बैन है, कुछ लोग में हो सकता है उस तरह की फीलिंग भी डेवलप हो रही हो, उसको रोकने का सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए 2014 से ही हमने वहां पर जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे सरकार की एक्टिविटी तो आप पाएंगे कि 2014 के बाद से ही सरकार वहां पर पूरी तरह से एक्टिव है। चाहे वो ऑपरेशन ऑल आउट को लेके हो, चाहे सेपरेटिस्ट को जेल में डालना हो, चाहे फिर कुछ सेपरेटिस्ट को उठाकर वहां की जेल से तिहाड़ में शिफ्ट करना हो, चाहे एनआईए के बार बार छापे हो, उनकी फंडिंग टेररिज्म फाइंड करना हो, चाहे वहीं से रिलेटेड करीब 30,000 एनजीओज को बैन करना हो, वो सारी चीजें हम लगातार करते आए हैं। उसके बाद स्ट्रेटेजिकली जब 6 साल में हमने पाया कि इस देश की जनता और कश्मीर की जनता भी कहीं ना कहीं ये चाहती है तो हमने ये कर दिया। अब बात आती है उनसे बात करने की, तो जहां तक आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो सारा इर्द गिर्द उसी के घूम रहा था जिस दिन कश्मीर के बारे में उन्होंने बात की। और उसके बाद फिर अगर आप डोवाल जी को देखेंगे तो लगातार वो एक उस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। और ये इस देश की भी जिम्मेदारी है और इस देश का मीडिया भी इस पर बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है और देश के ज्यादातर साथ है। और कश्मीरियों को बताया जा रहा है कि 370 अगर हटाया गया है तो ये आप ही के हित के लिए है। आने वाले समय में सरकार ने डेट्स अनाउंस कर दी हैं और वहां पर इन्वेस्टर समिट होने वाला है। मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन सरकार इसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से कटिबद्ध और तैयार है। और जिस तरह से अभी तक हमारी कश्मीर नीति रही है, वर्ल्ड वाइड इस पर ज्यादातर तारीफ ही मिली है इस सरकार को। लेकिन जहां तक जनता से वहां की बात करने की बात है, मुझे लगता है जनता धीरे धीरे इस चीज को बहुत एक्सेप्ट करने की राह पर है ऑलरेडी। जैसे शुरुआत में कर्फ्यू था, फिर 144, उसके बाद चीजें और हटी, और जब ईद इतनी अच्छी तरह से मनाई गई तो बराबर में जो हमारे मुल्क है उनको जरूर थोड़ी सी परेशानी हुई। उनको उम्मीद थी कि ईद में कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कश्मीर एक भारत का अभिन्न हिस्सा तो है ही, लेकिन वो लोग भी हमारे ही लोग हैं, वो किराएदार नहीं, वो मालिक हैं। और उनको इस चीज को समझना चाहिए और वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है थोड़े से जो एलिमेंट है, मुट्ठी भर जो लोग हैं जो पाक परस्ती की बातें करते हैं या वैसे एलिमेंट हैं, उनको हम कहीं ना कहीं मिनिमाइज करने में हमेशा कामयाब रही है ये सरकार और आगे भी रहेगी। और उनके खिलाफ सख्ती से पेश आया जाएगा। अभी यूएपीए पास हुआ है तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से उनको इस चीज की खुली छूट दी जाएगी कि आप जितना सेपरेटिज्म करना चाहें या फिर जितना पैसा पाकिस्तान से लाना चाहें और यहाँ की जनता में आग लगाना चाहें आप लगाएं। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी 2.0 वर्जन है। यहां पर सेपरेटिज्म, आतंकवाद, इस देश की जनता को भड़काना, उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मनीषी, मेरा शिवम से एक प्रश्न है। देखिए शिवम, ऐसा है जब तक 370 आर्टिकल थी, वहां पे एक प्रोविजन ये था कि अगर कोई लड़की पाकिस्तानी लड़के से शादी कर लेती है या लड़के से या पुरुष से शादी कर लेती है तो उसको ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भारत की नागरिकता मतलब कश्मीर की नागरिकता और मतलब पूरे देश की में उसकी नागरिकता लॉजिकली हो जाएगी। अब ऐसे में पिछले 50-60 सालों में हजारों महिलाओं ने शादी की होगी और ऐसे हजारों लोग पाकिस्तानी हिंदुस्तानी बन के रह रहे हैं। आप उन्हें कितना भी ज्ञान दे लीजिए, आपने कितने भी मदद कर लीजिए, वो अपनी पाकिस्तानी परस्ती कभी छोड़ पाएंगे? कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो आए ही इस इंटेंशन के साथ हैं कि हमें यहाँ पे रहना है, हमें यहाँ कब्जा करना है, हमें यहाँ गजबाई हिंद करना है, हमें यहाँ कश्मीर को कंट्रोल करना है, हमें इसको पाकिस्तान में ले जाना है। इसी योजना के तहत उन्होंने शादी की और मुझे लगता है शादी के बाद उन्होंने उनमें से हजारों लोगों ने तो तलाक भी देके अपनी नागरिकता मेंटेन की होगी। क्या कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जानी चाहिए कि जो लोग ऐसे नागरिक बन गए थे, अगर उन्होंने किसी को तलाक दे दिया है तो उनकी नागरिकता कैंसिल हो और तुरंत उन्हें या तो खदेड़ा जाए या उन्हें अरेस्ट किया जाए? ऐसा कुछ करें। और वो कश्मीर में नहीं, अगर पूरे देश में भी कहीं आ गए हैं ऐसे नागरिक
अब विदेशी नागरिक घोषित हों, क्योंकि ऐसे लोगों को बदल पाना संभव ही नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये तो वो देश है कि यहां पर अगर यहूदी आए, सारी दुनिया में उनको भगा दिया गया, तो इस देश ने तो उनको भी स्वीकार किया, और आज हमारे संबंध कैसे हैं इजराइल से वो सब जानते हैं। दूसरी चीज, जहां तक बात संविधान में और चीजों में संशोधन की है, अभी ये शुरुआत है। 370 और 35A को हटाया गया है। अब समय दीजिए, जो जो जरूरी स्टेप्स होंगे वो सरकार लेने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी। जैसा कि जब 370 नहीं हटाता तो सारा देश यही कहता था, करीब करीब जो विपक्ष की लॉबी है वो हमेशा ये कहते थे, कैसे हटाओगे, सन 1957 में कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली डिसॉल्व हो गई है, कैसे करोगे। अब अलोकतांत्रिक उसको बता रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन सरकार इन चीजों को बिल्कुल किसी भी तरह से, अगर कोई भी इस देश के फैब्रिक को नुकसान पहुंचाता है, इस देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाता है, तो ये सरकार उसके साथ सख्ती से पेश आएगी, और आई है। आपने जैसा कि देखा होगा, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लीडर्स की 370 हटने से पहले कुछ 2 साल की स्टेटमेंट्स उठाकर देखें, तो वो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि वो बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान बात कर रहा है। लेकिन आज आप देखिए, सब मिनिमाइज हैं, चीजें बेहतर हैं, इन ऑर्डर है और आने वाले समय में रहेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये सरकार आपको विश्वास दिलाती है, जब हम इतना बड़ा स्टेप 370 और 35A को हटाने का आगे बढ़ के ले सकते हैं, तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी, इस सरकार की सबसे पहली प्रायोरिटी है, इस जम्मू एंड कश्मीर की जनता की सुरक्षा की गारंटी हमारी है, और हम उसको जारी रखेंगे। वहां पर फौज है, वो जनता के लिए है, और हम इस मैसेज को जनता तक पहुंचाएंगे और वो इस बात को समझेंगे। बिल्कुल। और मनीष जी, आपको नहीं लगता कि एक तरह से बीजेपी को यह भी देखने की जरूरत है, हुकूमत को यह भी देखने की जरूरत है कि जिन लोगों को सिर्फ ये लग रहा है कि 370 और 35A हटने का मतलब ये है कि वहां पर प्लॉट खरीदना और वहां की लड़कियों से शादी करना, ये एक तरह का जो एक पूरा नैरेटिव जो है वो तैयार करने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी सख्ती से लगाम लगाने की जरूरत है, और किसी बड़े नेता को सामने आके कहने की जरूरत है कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम पूरे कश्मीर को बिल्कुल हिंदुस्तान का उसी तरह का हिस्सा बनाना चाहते हैं जैसे हमारे और तमाम स्टेट हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। नेचुरली बीजेपी नहीं, किसी देश के राष्ट्रीय स्तर के नेता को यह कहने की जरूरत भी है, और मैं समझता हूं इस पर कंट्रोल चल भी रहा है। सोशल मीडिया पर प्रारंभ के 1-2 दिनों में ऐसा लगा कि मानो कोई वहां पे लड़कियां फ्री मिल रही हैं, या ऐसी इस तरह की घटिया और भद्दी बातें की जा रही थी। लेकिन नहीं, सच्चाई ये है, 370 हटने का मतलब है वहां एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा जनरेशन होना, वहां PF, ESI, ग्रेचुटी, बोनस के कानून लागू हो पाना, सो दैट के वहां सरकारी नौकरी के और प्राइवेट जॉब में भी जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये बेनिफिट्स मिले। अब देखिए, बड़ी समस्या ये होने वाली है कि आप अभी 2 दिन से देख रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला या महबूब मुफ्ती के खिलाफ करप्शन के कई इश्यूज हैं। जम्मू कश्मीर बैंक में उन्होंने कुछ गड़बड़ की है, या उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया है। अब उसके खिलाफ अब केस कैसे करेंगे, क्योंकि आपका 370 तो हटाया भी कुछ दिन पहले, हिंदुस्तानी कानून आज से एप्लीकेबल होंगे। तो पुराने सालों में अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया भी है तो उसको आप किस कानून के तहत पकड़ोगे, ये समझने की बात होगी, क्योंकि पुराना कानून हट चुका है और नया कानून अब से एप्लीकेबल हुआ है। तो उनको बांध पाना और हिंदुस्तान की अदालत में उनको केस को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सस्टेन कर पाना, ये बड़ा चैलेंज रहेगा। जाहिर सी बात है, तो ये तमाम तरह के चैलेंजेस हैं जो फिलहाल देखने की जरूरत है। लेकिन शिवम जी, क्या आपको लगता सबसे बड़ा चैलेंज फिलहाल ये है कि अभी तो वहां पर बहुत सारे इलाकों में कर्फ्यू है, अभी भी वहां पर दफा 144 नाफिज है, अभी भी लोगों का एक दूसरे से राब्ता नहीं हो पा रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है, किस तरह कम्युनिकेशन नहीं है। हालांकि हुकूमत तमाम तरह की कोशिशें कर रही है, टेलीफोन बूथ लगाकर और तमाम तरह की कोशिशें करके कि ये एक तरह कम्युनिकेशन अगर बहुत जरूरी इमरजेंसी है तो इस तरह किस तरह से उसे किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए तब होगा जब ये तमाम चीजें आप नॉर्मल करेंगे और फिर किस तरह से कश्मीर रिएक्ट करता है। देखिए, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की जनता पर विश्वास है इस सरकार का, और ये इतना बड़ा कदम लेने से पहले जाहिर बात है सारी कंडीशंस को एग्जामिन करने के बाद ये सारी चीजें की गई हैं, और उसके लिए जो मेजर स्टेप्स हैं या जो जरूरती चीजें हैं वो सब का इंतजाम सरकार ने किया हुआ है। और जहां तक बात है कर्फ्यू खुलने के बाद या 144 खुलने के बाद वहां का कैसा माहौल रहता है, माहौल बहुत बेहतर रहने वाला है, हमें पूरी उम्मीद है, और सरकार इस पर कड़ी नजर बनाए हुए, और इसके साथ साथ जनता भी अब धीरे धीरे समझ रही है। देखिए, जिस तरह से 370 और 35A हटा, उससे पहले लोग कहते थे कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो कश्मीर जलेगा, भारत से हिस्सा टूट जाएगा, कश्मीर का कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा। आपने देखा 15 अगस्त में लोगों का कैसा माहौल रहा, लद्दाख में तो एक अलग ही खुशनुमा माहौल था, जम्मू में एक अलग ही खुशनुमा माहौल था, घाटी में थोड़ी परेशानी कुछ जगहों में है, उसको भी ये सरकार जो है बिल्कुल हटाएगी, और वहां के लोगों से बात कर रहे हैं हम लगातार, और आगे भी करते रहेंगे। NSA इस पर बड़ी कड़ी नजर बनाए हुए हैं, सरकार के बाशिंदे भी लगातार वहां पर काम कर रहे हैं, और सबसे जरूरी चीज वहां की जनता अब इस बात को मानती है। देखिए, ये एक टैबू
टैबू की तरह इस्तेमाल किया गया 370 और 35A को। लोगों को भ्रमित किया गया कि ये आपके लिए है और सबका है। मतलब एक तरह से वहां पर नारे लगते थे, बेटी के लिए 370, रोटी के लिए 370, जमीन के लिए 370। लेकिन अब जब उनको रियलिटी में चीजें पता चल, वहां की जनता को पता चलेंगी, और जैसा चल भी रही है, जिस तरह से मीडिया उन चीजों को दिखा रही है कि आप तमाम तरह की सुविधाएं अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन जब बात कश्मीरियों की आते हैं तो आप उनको रखना चाहते हैं बिल्कुल दबाकर। वहां पर एक अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है, वहां पर चाइल्ड मैरिज आज भी बैन नहीं है, वहां पर बहुत सारी परेशानियां हैं। वाल्मीकि और समाज वहां पर है, उनके पास वहां की नागरिकता नहीं है। तो ये चीजें जैसे जैसे पब्लिक डोमेन में जाएंगी, जैसे जैसे वहां पर टीवी सेट्स और चीजें और इंटरनेट खुलेंगे, तो नेगेटिव इंपैक्ट जरूर कुछ मुट्ठी भर लोगों का होगा। लेकिन उनके साथ जम्मू कश्मीर की जनता के साथ 130 करोड़ लोग इस देश के, और इस देश का मीडिया, और उनको पॉजिटिव चीजें बताने के लिए सरकार वहां पर है। तो वो इस बात को समझेंगे कि ये जो 35A और 370 हटा है, ये उनकी भलाई के लिए है, उनकी बेहतरी के लिए है। और जैसे जैसे वहां पर इन्वेस्टर समिट और तमाम चीजें और जो सेंटर की जो योजनाएं हैं वहां पर पहुंचेंगी, तो एक पॉजिटिव चेंज जरूर आएगा। मैं थोड़ा सा एग्जांपल इसमें देना चाहूंगा। 2019 और 14 से पहले इस देश में करीब 30 सालों से कोई भी एक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां थी वो जाति के आधार पर वोट करती थी। लेकिन 2014 का डेवलपमेंट देखने के बाद 2019 में अगर आप देखेंगे, कास्ट क्रीड कॉम्बिनेशन से उठकर इस देश के हर नागरिक ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। मतलब जनता भी विकास को देखती है, पहचानती है और उसी तरह से रिएक्ट करती है। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की जनता भी इस बात को समझेगी कि ये उन्हीं की भलाई के लिए किया गया काम है और इसका स्वागत करेगी। कुछ समय बाद चीजें वहां पर और बेहतर होंगी। ओके, अमलेंदु जी, क्या आपको लगता है कि इस बीच हुकूमत को छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स बनाकर ऐसे लोगों को इसमें शामिल कर जिनको वाकई में लगता है कि वहां बेचकर उन लोगों से बात की जाए जो वहां पर एक तरह से पावरफुल हैं या फिर जिनकी बात को वहां के लोग मानते हैं, ताकि ये चीजें नॉर्मलाइज करने से पहले इस तरह की भी एक कोशिश की जाए? क्योंकि एकदम से कुछ भी कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि इतने सालों में जो आदत वहां के लोगों को है उसको बदलना और एकदम से ये सोचना कि सब चीजें एकदम ठीक हो जाएंगी, ये भी लगता है कि लिटिल टू मच वी आर आस्किंग फ्रॉम देम। देखिए, मैं वही बात कह रहा था कि असल में ये सरकार जो है, मुझे पता नहीं कि मतलब कौन इसको चला रहा है और कैसे चल रही है। अल्लाह मियां मालिक हैं कि मतलब जिन लोगों से बात करनी चाहिए उनको तो आपने जेलों में बंद किया हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई जो प्रो इंडिया लोग हैं, जिनकी इस डेमोक्रेसी में आस्था है, जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, जो चुनाव में हिस्सा लेते हैं, जाहिर सी बात है भारत के संविधान को मानते हैं, तो उनसे बात होनी चाहिए थी। अलगाववादियों को आप जेल में डालते, अच्छी बात थी। आतंकवादियों को आप जेल में डालते, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन आपने जो वहाँ की जो मुख्य धारा के जो लोग थे, जो भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, जो इस डेमोक्रेसी में आस्था रखते हैं, आपने उनको जेलों में डाला हुआ है। आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। पहले 370 हटने से पहले अगर महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि अगर हाथ को लगा तो पूरी बॉडी जलाने की अगर वो बात करती हैं, अगर इस तरह के भड़काऊ वो बयान देती हैं, और जब फिर इस तरह से अगर हुकूमत ये कर देती है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो फिर वहां पर रहती, जिस तरह अगर जेल से बाहर रहती तो फिर उस तरह के वो बयान और तमाम चीजें करती। बुशरा जी, इस बात की क्या जिम्मेदारी है कि वो बाहर जब निकल के आएंगी तब वो ये काम नहीं करेंगी? सिर्फ अकेले महबूबा नहीं है, महबूबा का बहुत कम असर रह गया है, और लोग भी हैं वहाँ, तमाम लोग। फारूक अब्दुल्ला साहब तो संसद में नहीं आए जब ये बिल पास हो रहा था, वो बिल्कुल फ्रीली अपने घर बैठे हुए, तो संसद में बहस करने तक नहीं आए, और आप कहते हैं मुख्यधारा के लोग हैं। मनीष जी, यही अफसोस की बात है कि आप लोग जो हैं, और खासतौर से सरकार जो है, अभी कश्मीर के दर्द को समझ ही नहीं पा रही है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जिन लोगों से बात करनी चाहिए उनसे बात तो आप शुरू कीजिए। आप बात ही नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पे जा रहे हैं। ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, कहना चाहता हूँ ये लोगों से बात करने का समय। और देखिए, अगर आप कश्मीर के लोगों से बात अभी नहीं आ रही है। मैं समझता हूँ बात करने के लिए 2-4 हजार सेमिनार करने होंगे। देखिए, जम्मू से आवाज उठने लगी है इसके खिलाफ। आपके भाजपा के नेता मंगल सिंह जी हैं, उनका बयान आ गया कि भाई जमीन खरीदने पर पाबंदी लगनी चाहिए। आपने राजा जी के बेटे निर्मल जी का बयान नहीं देखा? राजा जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नहीं, आप सेलेक्टिवली पेश कर रहे हैं। परेशानी क्या है कि आप जम्मू के बारे में पेश कर रहे हैं। और एक और चीज, और एक और चीज, आप कहते हैं कि हमने जनता से राय नहीं ली। आप कहते हैं हमने जनता से राय नहीं ली। 2014 में जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में कितनी वोट्स मिली थी बीजेपी को? कितना परसेंटेज वोट था? बताइए, मैं बताता हूं। अब आपने बोला तो आप मुझे मौका दीजिएगा। अगर आपने बोला तो मुझे मौका दीजिए। देखिए, 2014 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी को 50% वोट मिला था। 2019 में 55। इस देश में अगर 55% वोट के साथ अगर कोई सरकार बनती है तो वो सरकार बनाता है, विपक्ष चाहे कितना भी हो, सरकार आके आगे चीजें काम करती है। जब हमें 55% वोट जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मिला है, हमारा मैनिफेस्टो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कहता है कि वहां हम सबसे पहली चीज करेंगे
370 और 35 से हटाएंगे। अगर उस हिसाब से भी देखा जाए तो 55% लोग यानी कि ये चाहते थे कि वहां पर 365 मेरा सवाल शिवम जी, मेरा सवाल यही तो है। और दूसरी चीज, जब जहां तक जनता से बात करने का सवाल है, जहां तक जनता से बात करने का सवाल है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के स्तर से हो, चाहे वो एनएसए के स्तर से हो, सरकार लगातार बात कर रही है। और आप बात करने की बात करते हैं महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस। अरे मैं महबूबा मुफ्ती से मंगल सिंह से बात कीजिए, कैसे बात करते हैं? आपका कारगिल यूनिट भाजपा की, आप उससे बात कीजिए, वो आपकी खिलाफत क्यों कर रही है? मंगल सिंह क्यों खिलाफत कर रहे हैं? आपके जम्मू के तमाम खिलाफत। इस देश में संविधान सेक्युलरिज्म, अगर इन चीजों का इतनी परेशानी और डर थी कांग्रेस को, तो उनको इमरजेंसी लगाते वक्त देखना चाहिए था। उसके अलावा इस देश में जब उन्होंने ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री बनाए जो कभी थे ही नहीं, उनको देखना चाहिए था। इस देश में जब वो अजीत रंजन चौधरी जैसे व्यक्ति को बना देते हैं फ्लोर ऑफ द लीडर, जिनको शायद हिंदी सही से बोलनी नहीं आती, और वो आके कह देते हैं कि ये तो यूनाइटेड नेशंस का मसला है, तब उनको सरकार से हिंदी बोलना आना भी गुनाह हो गया इस देश के अंदर। जी, इस देश के अंदर ये गुनाह है हिंदी बोलना ना आना। क्या बंगाली अगर है तो कोई तो क्या वो गुनाह है? बिल्कुल, क्या वो नहीं आ सकता? मैं वही कहना चाहता हूं। फर्क देखिए बुशरा जी, परेशानी ये है, मैं ये नहीं कहता। आप पहले फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके कहते हैं कि ये यूनाइटेड नेशंस का मसला है, यूनाइटेड नेशन इस पे देखरेख कर रहा है। जब मीडिया बाहर आपसे पूछता है और आपके लीडरान से पूछता है, तो कहते हो कि नहीं, वो एक्चुअली उनको ना हिंदी में थोड़ी परेशानी है। सैम पेट्रोदा कह देते हैं हुआ तो हुआ, जब मीडिया उनके पास दोबारा जाती है कहते हैं यार वो हिंदी में प्रॉब्लम है। अरे भाई 70 सालों से हम भी तो यही कहते आ रहे हैं कि हिंदी भाषी राष्ट्रीय अध्यक्ष ले आइए अपना। हम नहीं एक्सेप्ट करते इस बात को। अगर आपको हिंदी बोलनी नहीं आती तो एक हिंदी वाला व्यक्ति लाइए जो बोल के इस देश को बता सके कि सुनिए हम इस सरकार के साथ हैं, हम 370 के विरोध में हैं, हम 35 के विरोध में। लेकिन आप सदन में खड़े होकर यह कह दें कि नहीं ये तो यूनाइटेड नेशन का मसला है, और उसी बात को फिर बीबीसी रिपोर्ट करे इंटरनेशनल, कांग्रेस ने तो ये क्लियर कर दिया है कि वो इसका विरोध करते हैं 370 और 35 का। उन्होंने तो बिल्कुल उनकी बात थी कि अलग अलग लीडर्स ने अलग अलग राय दी है। उनके अगर बात करें मैं क्या कहता हूं, वो बात अलग है। लेकिन आप इस मसले पर जितना सरकार को क्रिटिसाइज करना है करिए, कोई खिलाफत नहीं है। आपको गालियां देनी है दीजिए, लेकिन इस देश की जनता के खिलाफ, इस देश के खिलाफ बातें मत कीजिए। इस देश को हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए। जब आपके लीडर खड़े होकर कहते हैं कि अगर ये हिंदू मेजॉरिटी स्टेट होता तो बीजेपी कभी 370 और 35 से नहीं हटाती। अब क्या बात करते हैं? ये देश मौलाना आजाद का भी उतना ही है, गांधी का भी उतना ही है, अब्दुल कलाम का भी उतना ही है, अटल बिहारी का भी उतना ही है, और सबने इसमें कुर्बानियां दी हैं। तो आप इसको हिंदू मुस्लिम में बांटकर क्या करना चाहते हैं? बात बिल्कुल साफ है। आप सरकार की नीतियों की और सरकार की जितनी उपेक्षा कर सकते हैं करिए, लेकिन इस देश के खिलाफ अगर बोलते हैं तो आप पाकिस्तान को मौका देते हैं, आप इंटरनेशनल मीडिया को मौका देते हैं। और आज देखिए तमाम यही भाषण इंटरनेशनल मीडिया में चलाए जा रहे हैं। तो ये अगर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में आप पाकिस्तान के साथ हो जाते हैं तो आपको मैं क्या कहूं, देशभक्त? वो तो नहीं कह सकता ना। ठीक है मनीष जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जिसके साथ बीजेपी ने हुकूमत बनाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी बीजेपी रही है, पीडीपी के साथ तो अभी तक रही है, और अब उन्हीं नेताओं को जो है वो जेलों में डाला गया है, उनको नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है, उनसे कोई बातचीत नहीं की जा रही है, जो दरअसल वहां के हिस्सा थे, जिनको दरअसल हिंदुस्तानी निजाम में, यहाँ की डेमोक्रेसी में, हिंदुस्तान में उतना ही यकीन था जितना किसी भी नेता को। और फिर हमने फारूक अब्दुल्ला को सुना किस तरह से इमोशनल होके रोते रोते उन्होंने, जब भी उनको मौका मिला मीडिया से बात की, उन्होंने कहा। तो क्या आपको लगता है कि इन लोगों से भी बात करने की जरूरत है? देखिए एक कहावत है, अगर किसी की कमजोरी जाननी है तो उससे नजदीकियां बढ़ाइए। तो बिल्कुल यही किया। एक बार उमर अब्दुल्ला फैमिली को भी मित्र बनाया, उनसे मदद ली, उनकी मदद की। इस बार उन्होंने देखा कि पावरफुल ये दिख रही हैं, तो महबूबा मुफ्ती से उन्होंने मोहब्बत दिखाई, महबूबा के साथ सरकार बनाई। सरकार बनाकर सरकार में क्या होगा, कैसे होगा ये समझा, कैसे सीखा कि किन किन वीक एरियाज में कौन अधिकारी काम का है, किसको कंट्रोल करने की जरूरत है, कहां ध्यान देने की जरूरत है। जब उन्हें लगा ये सब ठीक है, मनीष जी इतना अच्छा तो शायद बीजेपी भी नहीं समझा पाएगी जितनी ही सफाई से आप उनकी बात को आपको याद है फैक्स मशीन खराब हो गई थी जी, फैक्स मशीन खराब थी। वो टर्निंग पॉइंट था 370 का। अगर उस दिन फैक्स मशीन खराब ना हुई होती तो इनकी सरकार बन गई होती। सरकार बन गई होती तो विधानसभा से प्रपोजल आता ही नहीं। तो ये सब पूरा गेम प्लान चल रहा था। तो महबूबा से नजदीकी और उमर अब्दुल्ला से नजदीकी, ये सब प्लानिंग का हिस्सा था। आज बीजेपी ने उनको प्लानिंग करके साइड में कर दिया। अब ये उनकी रणनीति है। उसके बाद फैक्स मशीन खराब हुई, और फैक्स मशीन खराब होने के बाद आप देख ही रहे हैं क्या हुआ। शिवम जी, ये आपकी रणनीति
रणनीति थी और फैक्स मशीन भी आपने जानबूझकर खराब करवाई थी? देखिए, मशीन और रणनीति और राजनीति ये सब तो खैर मनीष जी कह रहे हैं, तो मुझे लगता है वही ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन हाँ, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए जो बेहतर था और जो आने वाले उनके भविष्य के लिए, वहां के युवा के लिए जो बेहतर होगा, सेपरेटिस्ट पर लगाम लगाने के लिए जो बेहतर था वो हमने किया। और इससे संबंधित कोई भी कदम अगर हमें कठोर भी क्यों ना हो उठाना पड़ेगा अगर, तो सरकार जरूर उठाएगी, पीछे नहीं हटेगी जी। और लगातार जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो एक तरह से इंटरनेशनल जो तमाम कम्युनिटी है उसको इकट्ठा करने की जो कोशिश की जा रही है, जो हिंदुस्तान पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको नहीं लगता कि इसका भी एक काउंटर, एक सख्त अल्फाज में यहाँ पर मजम्मत करने की जरूरत है? शिवम, देखिए, इंटरनेशनली मेरा ख्याल हर कंट्री से और हर स्टेट से बयान आ चुका है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है और बोल भी चुका है ऑफिशियली मुजफ्फराबाद में। लेकिन ठीक है, वो फिर से एक कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है उनको अपनी जनता को एक लॉलीपॉप देना है, उसको देने दीजिए। अपनी जनता के लिए पाकिस्तान में इमरान खान को भी 1 साल का रिपोर्ट कार्ड देना है, उनकी मजबूरी है। ट्रंप साहब को भी अगले बरस इलेक्शंस में जाना है, उनकी भी मजबूरी है। एक बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मस्जिद में धमाका हुआ है। बलूचिस्तान के क्वेटा में कुचलक में ये धमाका हुआ है। जुम्मे की नमाज के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है। धमाके में 5 लोगों की हलाकत हुई है इसमें और 11 जख्मी हुए हैं। अभी तक किसी भी दहशतगर्दाना तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। तो इस वक्त की ये अहम खबर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मस्जिद में धमाका हुआ है। बलूचिस्तान के क्वेटा में कुचलक में ये धमाका हुआ है। जुमे की नमाज के दौरान ये ब्लास्ट हुआ था जिसमें 5 लोगों की हलाकत हुई है और 11 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। हालांकि हम ये बताएं आपको कि अभी तक किसी भी दहशतगर्दाना तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी शिद्दत का ये धमाका रहा होगा, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। जुमे की नमाज के दौरान ये धमाका हुआ है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद ये धमाका हुआ है जिसमें 5 लोगों की हलाकत हुई है। 11 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। तस्वीरें आपके सामने हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि धमाका कितनी शिद्दत का था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।